नमस्कार, केपी लाइफ में आपका स्वागत है। पटना के खास एक बॉलीवुड हीरो श्रीवास्तव से आज हम बात करते हैं और जानते हैं 40 वर्ष तक इन्होंने संघर्ष किया है फिल्म लाइन में। तो इन्होंने अपने संघर्ष की जिंदगी कैसे सफर की, जानते हैं उदय श्रीवास्तव से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केपी लाइव में। जी नमस्कार, और अपने केपी लाइव के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे बिहार के जितने हमारे भाई बंधु हैं उन सबको नमन करता हूँ। मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अकेले 40 वर्ष तक इस फिल्म लाइन में सफर किया है और इसमें आपके फैमिली में भी कोई नहीं है, खुद अकेले 40 वर्ष सफर किया है। तो ये संघर्ष की जिंदगी आपने कैसे शुरू की, कैसे इसको पूरा किया और अपने मुकाम तक पहुंचा है? देखिए, संघर्ष जीवन का हिस्सा है और मैंने भी संघर्ष किया है। बम्बई जाना आज काफी आसान हो गया है क्योंकि यहाँ से हर दिन 2-3 गाड़ियां जाती हैं। बात 1980 की है। उन दिनों मात्र एक बोगी लगती थी पटना जंक्शन से, जो तूफान मिल में उसको जोड़ दिया जाता था और वो बोगी ले जा करके तूफान मिल में बॉम्बे की बोगी इलाहाबाद में काट करके हटा दिया जाता था। और फिर दूसरी ट्रेन बॉम्बे मेल आती थी वाया गया होकर के, उसमें वो बोगी जोड़ दी जाती थी और तब हम लोग बॉम्बे पहुंचते थे। तब बॉम्बे पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। मेरी संघर्ष यात्रा उन दिनों से चल रही है। संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मैं इस मिट्टी से हूं, जिस मिट्टी के को लोग जो है वो हमारे देश के लोग तो सलाम करते ही हैं, नमन करते ही हैं। विदेशों में भी हमारे बिहार की मिट्टी को पूजे जाते हैं। तो मैं उस मिट्टी से हूं और इस मिट्टी के जितने भी लोग हैं, न उनको केला बेचने में शर्म है, न उनको ठेला चलाने में शर्म होती है। चाहे वो एक्टिंग के फील्ड में हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जितने भी लोग हैं, काफी मेहनत कश इंसान यहाँ के होते हैं और उनमें जुनून होता है। पता नहीं और जगहों के मिट्टी में वो बात है या नहीं, लेकिन मैंने फील किया है कि हमारे बिहार की इस मिट्टी में ये दम तो है और मैं उसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मैंने काफी संघर्ष किया है और कुछ पाने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो आपने ये कैसे, आपके दिमाग में ये बात आई कि आप फिल्म लाइन में ही काम करेंगे, अपना मुकाम हासिल करेंगे और आगे इसी लाइन में काम करना है और कुछ नहीं? बहुत लोग युवा होते हैं, इंजीनियर पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन आपने ये रास्ता क्यों चुना? वैसे हमारे पिताजी भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और पहले एक तो मैं कायस्थ फैमिली से बिलोंग करता रहा, तो कायस्थों में ये था कि या तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए या कोई ऑफिसर बनिए आप। तो हमारे पिताजी भी चाहते थे और उन्होंने मुझ पे दबाव भी बनाया। मैंने उनसे कहा कि आपने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैं पटना कॉलेजिएट स्कूल से मैं मैट्रिक पास किया हूँ और पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ। तो मैंने पिताजी को बताया कि आपने मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दी तो हमारा विकास उस दिशा में हो गया और जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ उस दिशा में मैं लगा हुआ तो बहुत दिनों से था, लेकिन मैं उनको बताता नहीं था क्योंकि घर के लोग नहीं चाहते थे कि फिल्म लाइन के लोग तब भी और आज भी लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। समाज में मान मर्यादा है, इज्जत है, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे फिल्म में आए, लेकिन जिन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ उन दिनों फिल्मों में काम करना लोग अच्छा नहीं मानते थे। फिर भी लोकल स्तर पर ही, जैसे बाल मंडली एक कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो में हुआ करता था,
वहाँ अरुण कुमार सिन्हा थे और दीदी थी, भैया दीदी करके, और उस प्रोग्राम में जाया करता था। तो छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते थे करता था, जिससे अंदर की जो बातें कलाकार है वो। लेकिन अब पिताजी को और घर के लोगों को नाराज करके भी आप नहीं जा सकते। इसी बीच गतिविधि चल रही थी, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। 1980 में सर रिचर्ड एटनबरो और वेन किंग्सले, जिन्होंने गांधी का रोल किया था, वो हमारे बिहार में शूट के लिए आए और यहाँ के लोकल टैलेंटों को बुला करके उन्होंने ऑडिशन लिया होटल मोहरिया में। मैं अंतिम क्षणों में पहुंचा था, तो बड़े रोल तब तक बट गए थे, बट वो एटनबरो जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, वो कपड़े पहना करके और उनके अनुसार वो सेलेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी कुछ कपड़े पहना करके देखा और उन्होंने मुझे उससे अलग करके और एक जमींदार का रोल दिया। जब गांधी जी को दांडी यात्रा में ले जाते हैं और वहां उनको फाइन किया जाता है, पहले तो था कि इस राज्य से निकाल दिया जाए, लेकिन बाद में उनको ये सजा दी जाती है कि उनको 100 रुपये का जुर्माना करके और उनको ये किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कोर्ट के अंदर जो अपने इलाका का जमींदार होता हूँ, उस जज का विरोध करता हूँ जो गांधी जी को निकालने के लिए उन्होंने फैसला दिए थे। तो उसके विरोध में जब मैं उठता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो कई लोग अपने इलाके के लोग सब आए हुए हैं और उन्होंने हंगामा किया। तो जज ने ये फैसला बदल करके और जुर्माना दे करके गांधी जी को आजाद किया, मतलब जमानत दे दी गई। तो एक छोटा सा एक सीन है उस फिल्म का, लेकिन मुझे खुशी है और आज जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि उस फिल्म का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी बात थी। वो मेरी फिल्मी जीवन की पहली शुरुआत थी और वहां से मेरी अभिनय यात्रा शुरू हुई। सर, जैसा कि आपने बताया है कि आप इस फील्ड में 40 वर्ष से जुड़े हुए हैं और 40 वर्ष में बहुत सारे हिंदी फिल्म बनाए हैं और भोजपुरी भी शायद। तो आपने ये जो 40 वर्ष में जो फिल्म बना है, तो आपकी कौन कौन सी फिल्म जो है फेवरेट है? देखिए, आज के दिनों में लोग फिल्मों को बांट देते हैं कि ये भोजपुरी फिल्म है, वो बंगाली फिल्म है, वो मद्रासी फिल्म है, वो हिंदी फिल्म है। लेकिन एक समय था कि जब हम फिल्म में काम करते थे तो सिर्फ ये बोला जाता था क्या इन्होंने फिल्म में काम किया। तब वो क्षेत्रीयता वाली बात उतनी नहीं थी। तब ये बोलते थे कि ये भोजपुरी फिल्म है और मद्रासी फिल्म नहीं। वो फिल्म बनी है, भोजपुरी में एक फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मद्रासी में एक फिल्म बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बंगाली में कई फिल्में बनी है, वो बहुत हिट हुई हैं। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा क्षेत्रीयता हो गया है इस क्षेत्र में। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक एक्टर काम करना चाहता है तो वो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म में काम करता है। मैंने भी हिंदी की काफी फिल्में की हैं। उन दिनों शत्रु जी कालका एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने भी जब कालका बनाई तो बिहार के लोगों को खास करके ढूंढा और मुझे फक्र है इस बात का कि शत्रु जी ने जो रेखा फिल्म आकाश पे खींची है बिहार के अंदर, उनके बाद कोई दूसरा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस रेखा के आगे एक रेखा खींच सके। हम भी गए थे, हम भी कोशिश करने गए थे कि अच्छा से अच्छा करो। मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं गया था, बट मैं भी उस लकीर को नहीं छुपाया जो शत्रु जी ने खींची है। और फक्र है हमारे बिहार के आन बान शान और सम्मान है शत्रुघ्न सिन्हा जी। पॉलिटिकली आप उनको जो भी कह लें, एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई उनका हाथ पकड़ ले या उनके सामने कोई टिक सके। ये एक एक्टर बोल रहा है, उदय श्रीवास्तव। तो शत्रु जी के साथ कालका की, प्रकाश झा जी के साथ दामुल की मैंने, देवानंद साहब के साथ अव्वल नंबर की मैंने, साउथ की एक फिल्म की मैंने अभी अभी, एसपी राजाराम उसके डायरेक्टर थे, और कमर हाजीपुरी के साथ एक फिल्म की थी, हिंदी फिल्म मैंने। तो ये हिंदी फिल्म की मैंने। उसके बाद
सीरियल का भी जमाना था। तो DD1 पे तब उन दिनों सीरियल खूब चलते थे और एक ही चैनल था। तो सबसे पहला जो सीरियल मेरी आई वो उड़ान आई थी। और तब एक ही चैनल हुआ करते थे, कोई प्राइवेट चैनल नहीं थे। मुझे याद है कि जिस रात वो चैनल पे चली, दूसरे दिन मैं स्टार हो गया था। और इत्तेफाक से मैं पटना आया हुआ था, तो मुझे अपने घर से, थोड़ा गली के अंदर घर है और घर से रोड तक आने में मुझे घंटों लग गए थे। और यही हालत मेरे पिताजी की भी थी कि मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी को लोग बड़ा सम्मान दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे कि आपका लड़के को रात में मैंने टीवी पे देखा। तो अच्छा लगा मुझे। तो सीरियल की शुरुआत उड़ान से हुई थी, जानकी जासूस। उसके बाद मैंने गुलशन कुमार जी की शिव महापुराण में मैंने नंदी का एक रोल किया, जो हिंदुस्तान में बड़ा फेमस हुआ और बाबू भाई मिस्त्री उसके निर्देशक थे। काफ़ी चर्चित हुआ वो। तो शिव महापुराण का मैं नंदीश्वर हूँ, नंदी हूँ। उसके बाद DD1 पर एक सीरियल मैंने किया था, एज ए लीड रोल किया था, मीठा जहर, शराब के दुष्परिणामों के ऊपर था। और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और मेरी पत्नी का रोल आदरणीय स्वर्गीय नूर फातिमा जी की थी उस फिल्म में मेरी पत्नी का रोल। तो ये सिलसिला चलता रहा, आज भी चल रहा है। भोजपुरी की लगभग 300 से 350 से ऊपर फिल्में मैंने कर लिया है। संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे लगा कि मैं सफलता प्राप्त करने के लिए शायद नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे जीवन भर संघर्ष करना है। और मैंने अपने लिए ही 2 लाइन लिखा है कि इस बात का मलाल तो है मुझको कि मैं मंजिल पे नहीं हूं, पर इस बात का गुमान भी है मुझको कि मंजिल की राह में तो हूं। और लोगों की नजरों की खबर नहीं मुझको, पर इतना यकीन है कि उसके निगाह में तो हूं। सर, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उम्र बीत जाती है मगर वो अपने सपने की राह में नहीं जा पाते हैं, या उस सपनों को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, किस तरीके से करूं, लेकिन आपने तो अपना सपना पूरा किया है फिल्म लाइन में फिल्म करके। और ये सर, आप बताइए कि देवानंद के साथ आपने कितने फिल्म बनाए हैं? आपका तो सपना पूरा हुआ सर। जी जी, देव साहब एक बड़े ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे कलाकार। हमारे माता पिता, हमारे जो सीनियर्स थे, वो सब उनके फैन। तो जब वो अंग्रेज थे, एक तरह से काम में वो इतने बिजी रहते थे और एक एक कैरेक्टर को ध्यान देते थे वो। तो उनसे मिलना, और उस समय तब मेरी एक अदालत सीरियल आती थी इस पे, धीरज कुमार जी का एक मेजर रोल कर रहा था। और सेम डे जिस दिन मैं मिला, मैं उनसे मिलने के लिए कोशिश तो मैं पिछले 1 वर्ष से कर रहा था, लेकिन इतने बिजी थे वो कि उनसे मुलाकात होना बड़ी मुश्किल थी। और उस दिन इत्तेफाक था कि जो मेरा सीरियल था अदालत, उसकी तस्वीर मुंबई के मिड डे में, डेली, करंट और हिंदी के कई सारे पत्रिकाओं में मेरी तस्वीर के साथ फोटो छपी थी, जो देव साहब के हाथ में मिड डे था। और जब मैं मिलने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो आपने क्या क्या किया है, कुछ बताइए, जो उनका अंदाज था। तो मैंने कहा सर, आपके हाथ में जो मिड डे है उसमें मेरी तस्वीर छपी है और वो धारावाहिक आज रात आने वाला है। जब उन्होंने वो अपने हाथ का मिड डे देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर का रोल अपने फिल्म अव्वल नंबर में मुझे दिया। और ये मेरे लिए बड़े ही खुशी का क्षण था, खुशी का पल था ये, कि उनके साथ काम करना हर आदमी का एक सपना होता है। सर, आपने बहुत सारे अनगिनत फिल्म बनाए हैं, लेकिन उनमें से आपका ड्रीम फिल्म कौन सा है? मैं आज भी उस फिल्म का इंतजार करता हूँ। मैं हर एक फिल्म अपने ड्रीम फिल्म समझ करके काम करता हूँ और अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ उस फिल्म को। बट मुझे कोशिश आज भी है कि मैं वो ड्रीम फिल्म करूँ जो पता नहीं मेरे मन के अंदर के कोने में कहीं मुझे हमेशा ये
कहता है मुझसे कि उदय कुछ और अच्छा होना चाहिए, कुछ और अच्छा करना चाहिए। और मुझे इसी कोशिश में रहता हूँ कि अच्छा से अच्छा करूं, फिल्में मुझे मिले, वो पात्र, वो रोल, वो कैरेक्टर। मैंने भोजपुरी फिल्मों में एज ए हीरो भी किया है, एज ए मेन विलेन भी बहुत सारी फिल्में की हैं, और अब कैरेक्टर करता हूँ, फादर करता हूँ, और बहुत तरह के रोल करने पड़ते हैं मुझे। कागज पे लिखे उन शब्दों को आत्मा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको कि मेहनत से राइटर लिखते हैं, और डायरेक्टर जो अपने फिल्म में जिस फिल्म को जहन में बसा के वर्षों से रखते हैं कि मैं जब फिल्म बनाऊंगा तो इस तरह का, इस पात्र को मैं इस तरह से करूंगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर का कंसेप्शंस है उसको मैं पूरा फुलफिल करूं। अच्छा सर, आपने तो फिल्म लाइन में काम किया और शुरुआत भी की और संघर्ष भी किया, लेकिन फैमिली या दोस्त में कोई ऐसा भी था जो कहता हो कि तुमको इस लाइन में काम नहीं करना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे दूसरा कोई और काम करो जिससे पैसा आए, क्योंकि उसमें बहुत संघर्ष करके ही फिल्म लाइन में लोग जाते हैं। देखिए क्या है कि जब कुछ अच्छा आप करने जाते हैं तो कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। जब मेरा निशाना एक लक्ष्य है, चिड़िया की आंख अगर मेरा निशाना था, तो मैं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। और आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं पिछले 40 वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने 5 सुपारी तक नहीं खाया है, शराब तक नहीं पिया है, कोई नशा नहीं है। और मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ा हूं, लेकिन मुझे एक ही नशा है, वो नशा है काम का। उसके आगे हर नशा फीका है। अगर आप वो नशा जब काम का हो जाए ना, मुझे आप 24 घंटा काम करवा लो, मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे वो करना अच्छा लगता है, एक्ट करना अच्छा लगता है मुझे। एक्टिंग ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, और जब मुझे अगर मिला है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ही अच्छा से इसको करूं। मतलब इसके जड़ को पहले तलाशता हूं कि ये कह क्या रहा है, मुझे करना कैसे क्या है। और मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं पिछले 48 वर्षों से लगातार बाबा बैजनाथ धाम पैदल कांवड़ यात्रा लेकर के जाता रहा हूं, और इतने ही वर्षों से हमारे गुरुदेव आदरणीय स्वर्गीय बलराम सिंह जी हैं, और अभी विंध्याचल के पहाड़ों पे नरहरि स्वामी हैं, जो कांटी मुजफ्फरपुर के हैं। तो ये हमारे दोनों गुरु हैं, और मैं विंध्याचल के कंदराओं में, गुफाओं में उनके साथ भटका हूँ। डैनिया खो, मौजिया खो, चितवा खो, मैं काफी भटका हूँ, और अध्यात्म से भी जुड़ा रहा हूँ। माँ अष्टभुजा के प्रांगण में पिछले 48 वर्षों से लगातार नवरात्र करता आ रहा हूँ। दुनिया का कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, ये 2 चीज पिछले वर्षों तक मैं करता आया हूँ, वो चाहे बाबा बैजनाथ धाम हो या विंध्याचल का नवरात्र हो। तो मैं अध्यात्म से जोड़ करके कला को मैं देखता हूँ, और जब अध्यात्म और कला आपस में मिलते हैं तो एक नया चीज का सृजन होता है। मेरी कोशिश होती है, मुझे तो लगता है कि मैं अभी एक कदम भी नहीं चला हूं, और पूरे एफर्ट से, हमारी पूरे कोशिश से ये है कि पता नहीं मंजिल कहाँ है, मुझे नहीं पता है, लेकिन कोशिश है हमारी कि मैं वो जो अंदर की चीजें जो हमेशा मुझे कहता है कि उदय अच्छा करना है और अच्छा करना है, तो इस कोशिश में लगा हूँ। मतलब आप कोशिश करते रहते हैं। फैमिली में, दोस्त में कोई ऐसे कोई रुकावट नहीं आई? नहीं, देखिए दोस्त तो बोलते रहते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। फैमिली में भी बोलते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, कहीं देखते नहीं है, अरे तुम भोजपुरी ही क्यों करते हो। भाई देखो, अगर मुझे पेट रोटी से भरता है तो मैं पलाव कहाँ से ढूंढूंगा। मैं अपने मेहनत से, और भोजपुरी जो है हमारी मिट्टी की चीज है, मिठास है। लोगों ने इसको गंदा कर दिया है। जिस भोजपुरी गाने को मिठास के लिए जाने जाते थे, आज लोग उसको आइटम के लिए जानते हैं। बड़ा दुख होता है। आज पुराने जो गाने हैं वो सुनता हूं तो, और लोग भी सुनते हैं तो परिवार के साथ बैठ के सुनते थे, अच्छा लगता है। हमारे स्वर्गीय गीतकार लक्ष्मण शाह वादी जी का एक गाना है
कि दियवा के बाती संजरे के परी, दुनिया में जिए खातिर मरे के परी। समझे ना, काहे जिया दुखवला चल देहला मोहे विसार के, इतना बता दे ये दुल्हा गंगा पार के। तो ये सारी भोजपुरी फिल्मों की मिठास है। माई का गाना है, तो शारदा सिन्हा जी ने गाना जो भोजपुरी के लिए गाए हैं, तो ये एक इन्होंने मुकाम बनाया है अपने गानों से। और मेरी भी लिखी हुई एक गाना है कि मैं भी लिखता हूँ, कलम उठाया इसलिए कि भाई लोग इसका जो ये कर रहे हैं विध्वंस इसका भोजपुरी का किए हुए हैं लोग। अभी जो ये जो छोटे छोटे गाने बना करके और गंदे गंदे गाने, ये अश्लील गाने लोग जो है वो करते हैं, बड़ा दिल को दुखाता है। हमने एक गाना लिखा था कि कैसे साहब हम तोहरी जुदाई, कैसे साहब हम तोहरी जुदाई, याद तोहर हमरा के बहुते सताई। सभे कुछ रहे हमर खेत खलिहनमा, मगन रही ओकरे में 12 महीनमा। ऐलू तू बहार बन के हमरे आंगनमा, टुक टुक देखे लगनी तोहरे सपनमा। कैसे साहब हम तोहरी जुदाई, याद तोहर हमरा के बहुते सताई। तो वो इन चीजों का कोशिश करते हैं कि एक गाना जो है कि सुरेश वाडेकर जी ने गाया है मेरे गाने को, तो वो भी बहुत खुश हुए थे वो जब गाना गाए थे। तो गाना ये था कि दगा दिलू, दर्द दिलू, दवा काहे दिलू ना, नेह दिलू, मोह दिलू, प्यार काहे दिलू ना, बैरी दुनिया बनेली लोगवा सतावेला, रही रही हमरा के पागल बनावेला। तो जब जो चीज लिख करके और मुझे खुद अच्छा लगता हो, तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक को भी, ये हमारे जनता को भी पसंद आएगा। तो प्लीज भोजपुरी के मैं लोगों से कहना चाहता हूं, और जो आज के नए गीतकार हैं, जो अपने को तथा कथित गीतकार मानते हैं, बड़े नाम वाले गीतकार मानते हैं, प्लीज भोजपुरी की हत्या मत करो, उन गानों की हत्या मत करो। हमारे दर्शकों के जो मानसिकता है उनको विकृत मत करो। नहीं पता है कि हम जैसा कलाकार रोते हैं इसके लिए कि यार तुम क्या लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो। हम गीतकार बनने नहीं आए हैं, हम गीत लिखते हैं जरूर, लेकिन हम तो कलाकार हैं, हम तो एक्टिंग करने आए हैं। हम तो ये सोचते हैं कि तुम अच्छे गीत लिखो और तुम्हारे उन गीतों को मैं आत्मा दूं, उन गीतों को अपने अभिनय से जीवंत कर दूं। लेकिन प्लीज मुझे नए गीतकारों से रिक्वेस्ट है कि वैसे गाने लिखे जो अपने माँ, बहन, भाई, पिता, इन सब के साथ बैठ करके सुन सको, तुम भी सुन सको और हम भी सुकून से जब बैठे तो तुम्हारे गानों को सुने और लगे कि हाँ एक गीत किसी ने लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका केपी लाइव से बात करने के लिए, और ये अश्लील गानों जो बनाते हैं और गाते हैं उसको सही दिशा निर्देश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद केपी लाइव में। जी, केपी लाइव के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं दिल से नमन करता हूँ। और ये बिहार मेरा घर है, पटना का मैं रहने वाला हूँ, और अरवल जिला में हिलालपुर एक गांव है, वो गांव है मेरा, जहाँ मेरी खेती बाड़ी होती है, वो मेरा पुश्तैनी गांव है हिलालपुर। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ, लेकिन पैदा मैं पटना में हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई पटना में हुई है, और कर्म भूमि मुंबई है। अभी भी मैं मुंबई में ही रहता हूँ, लेकिन पटना से मुझे बहुत प्यार है। पटना के लोगों से, बिहार के लोगों से। मैं रहता तो मुंबई में हूँ क्योंकि वो मेरी कर्म भूमि है, लेकिन दिल मेरा पटना बिहार में ही बसता है। थैंक यू बिहार। तो आपने उदय श्रीवास्तव की जुबानी सुनी होगी कि भोजपुरी में भोजपुरी गाने या भाषा गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस भाषा और शब्दों का उच्चारण अश्लील रूप से करते हैं, जो उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है भोजपुरी गाना गाएं लेकिन उसमें अश्लीलता मत लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उदय श्रीवास्तव जी आपका, और देखते रहिए केपी लाइव। नमस्कार।